ऑटोमन एम्पायर। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एम्पायर की बात करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था। इसने मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े एरिया पर 600 साल से भी ज्यादा समय तक राज किया था। इस इस्लामिक रन सुपर पावर को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि ऑटोमन एम्पायर का ओरिजिन कैसे होता है, कैसे ये एम्पायर राइज करता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की भी बात करेंगे और साथ ही कैसे इस माइटी एम्पायर का फाइनली डिक्लाइन होता है उसको भी ब्रीफ में समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कंडीशंस की जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर का राइज संभव हुआ था, यानी कि इसका बैकग्राउंड। सेटिंग द स्टेज। दोस्तों, 1300 एडी के अराउंड एक तरफ ईस्टर्न रोमन यानी कि बिजेंटाइन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। यहां के मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और दूसरी तरफ रूम की टर्किश सेल्जुक किंगडम को मंगोल्स डिस्ट्रॉय कर चुके थे। रूम यानी कि एशिया माइनर या एनाटोलिया का रीजन, जिसे आज हम टर्की के नाम से जानते हैं। सेल्जुक एम्पायर के डिक्लाइन के बाद एनाटोलिया का रीजन बहुत ही छोटी छोटी टर्किश प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया था। टर्क्स मिलिटरिस्टिक लोग थे और दूसरे रीजन्स को इन्वेड करने की इनकी लंबी हिस्ट्री रही थी। अपने ग्रुप्स के प्रति ये लॉयल थे, लेकिन किसी सेंट्रल पावर द्वारा यूनाइटेड नहीं थे। इन्हीं में से एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होता है जो टर्क्स को यूनाइट करके एक नए टर्किश एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करता है। एक ऐसा इमेंस एम्पायर जिसका विस्तार आगे चलकर 3 कॉन्टिनेंट्स तक होता है। तो आइए जानते हैं कौन था ये स्ट्रॉन्ग लीडर जिसने ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन रखी। ऑरिजिन्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। दोस्तों, एनाटोलिया के ज्यादातर टर्क्स खुद को गाजी यानी कि इस्लाम के वॉरियर्स मानते थे। ये लोग अमीर यानी चीफ कमांडर की लीडरशिप में मिलिट्री सोसाइटीज फॉर्म करते थे और स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करते थे। लेट 13th सेंचुरी में बिजेंटाइन एम्पायर की फ्रंटियर टेरिटरीज को टर्किश गाजीज ने रेड करना शुरू कर दिया था। इनमें सबसे सक्सेसफुल गाजी का नाम था उस्मान। वेस्ट के लोग इन्हें ओथमान कहते थे और इनके फॉलोअर्स को ऑटोमन्स कहा जाने लगा। अपनी सक्सेस के दम पर 1300 से 1326 के बीच उस्मान एनाटोलिया में एक छोटा सा मुस्लिम स्टेट एस्टैब्लिश कर लेते हैं जो आगे जाकर माइटी ऑटोमन एम्पायर बनता है। उनके सक्सेसर्स लैंड खरीदकर अमीर्स के साथ अलायंसेस फॉर्म करके और कुछ को कॉन्कर करके इस स्टेट का एक्सपेंशन करते हैं। ऑटोमन्स की मिलिट्री सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय उनके द्वारा यूज किए गए गन पाउडर को जाता है। इन्होंने अपनी आर्मी में हॉर्सेस पर सवार आर्चर्स यानी कि तीरंदाज की जगह मस्कट कैरी करने वाले फुट सोल्जर्स को दे दी थी। इसके अलावा ऑटोमन्स अटैक के लिए कैनन्स का यूज करने वाले कुछ शुरुआती लोगों में से एक थे। हेविली वॉल्ड सिटीज भी इनके अटैक के आगे कमजोर पड़ जाती थीं। उस्मान के बेटे ओरहान या ओरखान वन दूसरे ऑटोमन लीडर थे। ये खुद को सुल्तान डिक्लेयर करते हैं। 1361 में ऑटोमन्स बिजेंटाइन एम्पायर की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी एड्रियानोपोल को कैप्चर कर लेते हैं। इसका प्रेजेंट नेम एडीर्न है और ये मॉडर्न टर्की में लोकेटेड है और इस तरह एनाटोलिया से एक नया टर्किश एम्पायर राइज करना शुरू करता है। राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। दोस्तों, उस्मान, ओरखान और फिर मुराद वन जैसे केपेबल लीडर्स के नेतृत्व में ऑटोमन एम्पायर तेजी से राइज करता जाता है। मुराद वन के बाद सुल्तान बनते हैं बायजिद वन। इनके रेन के समय एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से एम्पायर का एक्सपेंशन कुछ समय के लिए इंटरप्ट हो जाता है। तिमूर द लेम हॉल्ट्स एक्सपेंशन। दोस्तों, 1400s में सेंट्रल एशिया के समरकंद का एक रिबेलियस वॉरियर और कॉन्करर ऑटोमन एम्पायर के एक्सपेंशन को हॉल्ट कर देता है। पैर में तीर लगने की वजह से परमानेंटली इंजर्ड हुए इस वॉरियर को तिमूर ए लंग या तिमूर द लेम कहा जाता था। यूरोपियंस इसे टेमलेन बोलते थे। ये वही तिमूर था जिसने 1398 में तुगलक डायनेस्टी के रूल के समय इंडिया को इन्वेड किया था। तिमूर ने प्रेजेंट डे इराक में लोकेटेड पावरफुल सिटी बगदाद को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर 1402 में बैटल ऑफ अंकारा में इसने ऑटोमन फोर्सेस को बुरी तरह हरा दिया था। इस हार ने कुछ समय के लिए एम्पायर के एक्सपेंशन में रुकावट पैदा कर दी थी।
लेकिन दोस्तों, जल्दी ही तैमूर अपनी अटेंशन चाइना की तरफ कर लेता है और ऑटोमन सुल्तान्स फिर से अपनी पावर बिल्ड करने लगते हैं। इसके बाद 1453 में ऑटोमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना होती है। महमद II कॉन्कर्स कॉन्स्टेंटिनोपल। 1451 में जब महमद पावर में आते हैं, उस समय बिजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल की पॉपुलेशन 10 लाख से श्रिंक होकर सिर्फ 50,000 की रह गई थी। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टेंटिनोपल की पावर डिक्लाइन कर रही थी। अपनी वॉल्स के बाहर की किसी भी टेरिटरी पर इनका कंट्रोल नहीं रह गया था, लेकिन बॉस्फोरस स्ट्रेट पर इनका डोमिनेंस अभी भी बना हुआ था। बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करती है और एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से भी जोड़ती है। इस वाटरवे को कंट्रोल करने का मतलब था कि ये ऑटोमन्स की एशियन और बाल्कन्स टेरिटरीज के बीच के ट्रैफिक को कभी भी चोक कर सकते थे। महमद II इस थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। 21 साल की एज में पावर में आने के कुछ समय बाद ही वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का मन बना लेते हैं और 1453 में वो अपना अटैक लॉन्च करते हैं। महमद के टर्किश फोर्सेस शक्तिशाली कैनन्स के साथ सिटी वॉल्स पर फायर करना शुरू करते हैं। इनमें से एक 26 फुट की गन थी जो 1200 पाउंड के बोल्डर्स फायर कर रही थी। बॉस्फोरस स्ट्रेट और सी ऑफ मार्मरा के बीच गोल्डन हॉर्न के अक्रॉस एक चेन थी जो टर्किश फ्लीट को सिटी के हार्बर से बाहर रखे हुए थी। फिर एक रात महमद की आर्मी एक डेयरिंग टैक्टिक ट्राई करती है। ये बॉस्फोरस से ग्रीस्ड रनर्स पर होते हुए अपने 70 शिप्स को एक हिल के ऊपर ड्रैग करते हुए हार्बर तक पहुंच जाते हैं। अब महमद की आर्मी कॉन्स्टेंटिनोपल के 2 साइड से अटैक कर रही थी। 7 हफ्तों तक सिटी खुद को डिफेंड करती है, लेकिन फाइनली टर्क्स वॉल को ब्रेक कर लेते हैं और सिटी में एंटर कर जाते हैं। इस तरह हजारों साल के बिजेंटाइन एम्पायर का रूल फाइनली एंड हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल की जीत के बाद ही महमद II को महमद द कॉन्करर कहा जाने लगता है। एक बेहतरीन वॉरियर के साथ ही ये एक एबल रूलर भी प्रूव होते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को ये नए सिटीजन्स के लिए ओपन कर देते हैं। ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स सभी यहां आकर बसने लगते हैं और ये लोग इस सिटी को रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जिसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया जाता है और उसे ऑटोमन एम्पायर की नई कैपिटल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस्तांबुल शहर जल्दी ही ट्रेड और कल्चर का एक डोमिनेंट इंटरनेशनल सेंटर बन जाता है। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने का इफेक्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। इसके कुछ लार्ज स्केल इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंपैक्ट्स। दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एंड डोमिनो इफेक्ट को जन्म देता है। इससे यूरोप में एक तरह का पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रोमन एम्पायर अपने समय का एक स्ट्रांग पावर था और क्रिश्चियनिटी का भी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। इसकी जगह अब ऑटोमन एम्पायर ले लेता है, जो कि एक इस्लामिक एम्पायर था। इस वजह से यूरोप के क्रिश्चियन नेशंस और ऑटोमन एम्पायर के बीच रिलीजियस वॉर्स भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर सबसे बड़ा इस्लामिक एम्पायर था और इसके सुल्तान को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर भी माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट ट्रेड रूट से रिलेटेड था, क्योंकि ईस्ट को जाने वाले लैंड रूट्स पहले बिजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा थे और सालों से इनके थ्रू यूरोपियंस का ट्रेड कांटेक्ट ईस्ट से रहा था और अब ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ चुके थे। इसलिए यूरोपियन पावर्स ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स की सर्च शुरू कर देते हैं और फिर बहुत सी फेमस यूरोपियन वॉयजेस होती हैं, जिसमें कोलंबस की अमेरिकन वॉयज और वास्को ड गामा की इंडियन वॉयज भी शामिल थी। और यहीं से यूरोपियन कंट्रीज द्वारा एशिया और अमेरिका में कॉलोनीज का एस्टैब्लिशमेंट भी शुरू होता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद ग्रीक स्कॉलर्स यहां से इटली की तरफ माइग्रेट करते हैं और अपने साथ हजारों की संख्या में क्लासिकल ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट्स भी ले जाते हैं। इन्हीं क्लासिकल टेक्स्ट्स की रिडिस्कवरी के बाद यूरोप में रेनेसांस की शुरुआत मानी जाती है। इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के रिपल इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। एक तरह से इसे वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। बिजेंटाइन एम्पायर को जीतने के बाद ऑटोमन्स वेस्ट एशिया और अफ्रीकन टेरिटरीज में एक्सपेंशन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर अभी भी अपने पीक साइज और ग्रैंड्योर तक नहीं पहुंचा था। उसके लिए हमें सुल्तान सुलेमान I की रेन की तरफ चलना पड़ेगा।
सुलेमान द लॉ गिवर 1520 to 1566। सुलेमान 1520 में सुल्तान बनते हैं और 46 ईयर्स तक राज करते हैं। उनकी प्रजा उनको सुलेमान द लॉ गिवर बोलती थी, लेकिन वेस्ट में उन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता था। यह टाइटल उनके कोर्ट की भव्यता और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए उन्हें दिया गया था। सुलेमान एक सुपर्ब मिलिट्री लीडर थे। 1521 में इन्होंने इंपॉर्टेंट यूरोपियन सिटी बेलग्रेड को कैप्चर किया था। अगले साल टर्किश फोर्सेस मेडिटेरेनियन में रोड आइलैंड, जो आज ग्रीस का पार्ट है, उसको जीत लेते हैं और पूरे वेस्टर्न मेडिटेरेनियन पर इनका डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। अपनी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के दम पर ऑटोमन्स नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट पर लोकेटेड त्रिपोली, जो आज के समय में लीबिया की कैपिटल है, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। ये नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट लाइन पर लोगों को कॉन्कर करना जारी रखते हैं। ऑटोमन्स नॉर्थ अफ्रीका की सिर्फ कोस्टल सिटीज को ही ऑक्यूपाई करते हैं। हालांकि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाने वाली ट्रेड रूट्स पर जरूर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। 1526 में सुलेमान सेंट्रल यूरोप में पैनिक क्रिएट करते हुए हंगरी और ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़ते हैं। इनकी आर्मीज ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के बाहर तक पहुंच जाती हैं। वियना को तो ये कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन हंगरी पर इनका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। इस तरह इस्तांबुल से राज करते हुए सुलेमान सेंट्रल यूरोपियंस, नॉर्थ अफ्रीकन्स और सेंट्रल एशियंस के साथ वॉर करते हैं। वो अपने समय के सबसे पावरफुल मोनार्क कहे जा सकते हैं। इनके रेन को ऑटोमन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर जब अपनी हाइट पर था तो उसमें टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमेनिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, अरेबिया का कुछ पार्ट और नॉर्थ अफ्रीका की कोस्टल स्ट्रिप का एक बड़ा रीजन आता था। लेकिन ऑटोमन्स ने इंडिया को कभी इन्वेड नहीं किया। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। Why did the Ottomans never invade India? दोस्तों, इंडिया को इन्वेड करने के लिए ऑटोमन्स को पहले पर्शिया के सफाविद एम्पायर को कैप्चर करना जरूरी था, क्योंकि इंडिया के लिए लैंड रूट यहीं से होकर जाता था। लेकिन सफाविद एम्पायर अपने आप में एक स्ट्रांग एम्पायर था। ऑटोमन्स ने इनके साथ बहुत सी बैटल्स फाइट की थी, फिर भी वो सफाविद एम्पायर पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में असफल ही रहे थे। इसलिए इंडिया को लैंड रूट के थ्रू इन्वेड करने का मौका ऑटोमन्स को नहीं मिला था। इसके अलावा सी रूट के थ्रू इन्वेजन बहुत टफ था। लेकिन ऑटोमन्स के कॉन्टैक्ट्स इंडिया के साथ जरूर देखे जा सकते हैं, जैसे कि डेक्कन की बहामनी किंगडम और ऑटोमन्स के बीच एम्बेसी एक्सचेंजेस हुए थे। साथ ही ऑटोमन सब्जेक्ट्स को इंडिया में एम्प्लॉय भी किया जाता था। इन्हें रूमी बोला जाता था और ये आर्टिलरी पर अपनी मास्टरी के लिए फेमस थे। इसके अलावा ऑटोमन्स ने इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि वो इंडियन ओशन के थ्रू होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वेस्ट इंडियन कोस्ट पर लोकेटेड लोकल इस्लामिक किंगडम्स के साथ अलायंस बनाकर पोर्चुगीज के साथ वॉर भी किया था, जिसमें गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ अलायंस की कोशिश भी शामिल थी। उस समय इंडियन ओशन पर पोर्चुगीज अपनी नेवल पावर के दम पर कंट्रोल बनाए हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच हुई बैटल्स, जैसे कि 1538 में सीज ऑफ दियू में पोर्चुगीज ऑटोमन्स को हराने में सफल रहते हैं। इंडिया को भले ही ऑटोमन्स इन्वेड न कर पाए हों, लेकिन इसके बावजूद इनका एम्पायर वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्पायर्स में से था। इतने बड़े एम्पायर को ऑटोमन सुल्तान्स किस तरह मैनेज करते होंगे? आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में इसको समझते हैं। हाईली स्ट्रक्चर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ऑटोमन्स अपने द्वारा कॉन्कर किए लोगों के साथ समझदारी से पेश आते थे। ये जीती हुई टेरिटरीज को सुल्तान द्वारा अपॉइंटेड लोकल ऑफिशियल्स की हेल्प से रूल करते थे और अक्सर पेजेंट्स की लाइव्स को इंप्रूव करने का काम करते थे। सुल्तान सुलेमान के समय जब एम्पायर का साइज बहुत मैसिव हो जाता है, तब उसे एक एफिशिएंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। ऑटोमन एम्पायर को वर्केबल सोशल स्ट्रक्चर देना सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इन्होंने क्रिमिनल और सिविल एक्शंस को हैंडल करने के लिए लॉ कोड क्रिएट किया। साथ ही टैक्सेस को भी सिंप्लीफाई किया और लिमिट किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को भी ये रिड्यूस करते हैं और सिस्टमेटाइज करते हैं। इन चेंजेस की वजह से सिटीजन्स की लाइव्स इंप्रूव होती है और सुलेमान लॉ गिवर का टाइटल अर्न करते हैं।
सुल्तान के करीब 20,000 पर्सनल स्लेव्स पैलेस ब्यूरोक्रेसी के स्टाफ की तरह काम करते थे। इन स्लेव्स को देवशीर में नाम की पॉलिसी के तहत अक्वायर किया गया था। देवशीर में सिस्टम के अनुसार सुल्तान की आर्मी जीती हुई क्रिश्चियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन में से यंग बॉयज को ड्राफ्ट करती थी। आर्मी इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, इस्लाम में कन्वर्ट करती थी और फिर सोल्जर्स की तरह इन्हें ट्रेन किया जाता था। इन्हीं में से 30,000 सोल्जर्स की एलीट फोर्स को सिर्फ सुल्तान के प्रति लॉयल रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस फोर्स को जानिसारीज के नाम से जाना जाता था। अपने सुपर्ब डिसिप्लिन की वजह से ये ऑटोमन वॉर मशीन का हार्ट कहलाते थे। यहां तक कि कई बार क्रिश्चियन फैमिलीज ऑफिशियल्स को ब्राइब करती थीं कि उनके बच्चों को सुल्तान की सर्विस में ले लिया जाए, क्योंकि इनमें से ब्राइटेस्ट वंस हाई गवर्नमेंट पोस्ट्स या मिलिट्री पोजीशंस तक पहुंच सकते थे। मुस्लिम होने के नाते ऑटोमन सुल्तान्स इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे। इसी के अकॉर्डिंग ऑटोमन्स दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस और ज्यूज को फ्रीडम ऑफ वर्शिप ग्रांट करते थे। ये इन कम्युनिटीज को मिल्लत्स या नेशन की तरह ट्रीट करते थे। सभी मिल्लत्स को अपने रिलीजियस लॉज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने दिया जाता था। मिल्लत्स के हेड सुल्तान और उनके स्टाफ को रिपोर्ट करते थे। ये सिस्टम वेरियस रिलीजन्स के लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमम रखने में ऑटोमन्स की हेल्प करता था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के पीरियड में अपनी पीक पर पहुंचने के बाद ऑटोमन एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है। डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। दोस्तों, 1600 से ऑटोमन एम्पायर का यूरोप पर से इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस लूज होना शुरू हो जाता है। इस समय यूरोप रेनेसांस के आइडियाज और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से तेजी से प्रोग्रेस करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर पुअर लीडरशिप की वजह से अपनी ग्लोरी खोना शुरू कर देता है। सुलेमान ने अपने सबसे काबिल बेटे की हत्या कर दी थी और दूसरे को एग्जाइल में भेज दिया था, इसलिए उनके थर्ड सन सलीम द सेकंड थ्रोन को इनहेरिट करते हैं। लेकिन वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। इसके साथ ही ये कस्टम ये भी बन गया था कि नया सुल्तान अपने सभी भाइयों की हत्या करवा देता था, जिससे उसका कोई राइवल न रहे। इसके अलावा सुल्तान अपने बेटों को भी हैरम में प्रिजनर्स बनाकर रखने लगे थे, जिसकी वजह से इनका एजुकेशन और आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाता था। यह प्रैक्टिस वीक सुल्तान्स की लंबी लाइन का कारण बनती है, जो इवेंचुअली इस माइटी एम्पायर का विनाश कर देते हैं। इसके अलावा अमेरिकाज और इंडिया के साथ ट्रेड कंपटीशन भी ऑटोमन एम्पायर को वीक बनाता है। फिर 1683 में बैटल ऑफ वियना में ऑटोमन टर्क्स की हार हो जाती है। यह हार उनके ऑलरेडी गिरते स्टेटस को और गहरा कर देती है। अगले 100 सालों तक एम्पायर अपनी टेरिटरी के की एरियाज को अलग अलग बैटल्स और वॉर्स में लूज करता रहता है। 1830 में ग्रीस रिवोल्ट के थ्रू ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो जाता है और 1878 में कांग्रेस ऑफ बर्लिन के दौरान रोमानिया, सर्बिया और बल्गेरिया भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद 1912 और 1913 में हुए बाल्कन वॉर्स के दौरान ऑटोमन एम्पायर यूरोप की लगभग अपनी सभी टेरिटरीज को खो देता है। अब सिर्फ ऑटोमन एम्पायर का फॉर्मल एंड होना बाकी था। इसकी ग्लोरी तो पूरी तरह खत्म हो ही चुकी थी। When did the Ottoman Empire fall? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के समय ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा था और ऐसे में ऑटोमन आर्मी 1914 में सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की साइड से वॉर में एंटर करती हैं। अक्टूबर 1918 में एलाइड पावर की आर्मीज के हाथों इसको डिफीट मिलती है। मूद्रोस के आर्मिस्टिस के बाद ज्यादातर ऑटोमन टेरिटरीज को ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रशिया के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। ऑटोमन एम्पायर ऑफिशियली 1922 में एंड होता है, जब ऑटोमन सुल्तान का टाइटल ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमल अतातुर्क की लीडरशिप में टर्की को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद वो 1923 से लेकर 1938 तक टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं और टर्की को तेजी से सेक्युलराइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड बनाने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह 1300 में उस्मान ने एनाटोलिया में एक टर्किश नेशन की स्थापना की, जो 1500s का एंड होने तक 3 कॉन्टिनेंट्स तक एक्सपैंड कर जाता है। हालांकि इतने मैसिव एम्पायर को संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर्स की जरूरत थी और जब ऑटोमन सुल्तान्स वीक होने लगते हैं तो एम्पायर का डिक्लाइन भी नेचुरल था।
600 साल तक राज करने वाले ऑटोमन टर्क्स को अक्सर उनकी पावरफुल मिलिट्री, एथनिक डाइवर्सिटी, आर्टिस्टिक वेंचर्स, रिलीजियस टॉलरेंस और आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए याद किया जाता है। इस माइटी एम्पायर का इन्फ्लुएंस आज भी मॉडर्न टर्किश नेशन पर देखा जा सकता है। इसके अलावा फॉर्मर ऑटोमन टेरिटरीज में भी इसकी कल्चरल लेगेसी बनी हुई है।